नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1963 की एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसका नाम है गृहस्थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे किशोर साहू। इस फिल्म को लिखा गया था एस बालन और एस वासन जी द्वारा। फिल्म के डायलॉग लिखे हैं पंडित मुकरम शर्मा जी ने। फिल्म के प्रोड्यूसर थे एस वासन। इस फिल्म में संगीत दिया है रवि साहब ने और इसके संगीत लिखे हैं शकील बदायूनी जी ने। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था राजश्री प्रोडक्शन ने। यह फिल्म 1963 में रिलीज़ हुई थी और हिंदी लैंग्वेज की मूवी थी। इस फिल्म की कहानी आधारित है एक अमेरिकन कॉमेडी फिल्म जो कि साल 1959 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था द रिमार्केबल मिस्टर पेनीपेकर। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी कलाकारों ने अपना अभिनय दिखाया, जिसमें अशोक कुमार, निरूपा रॉय, मनोज कुमार, राजश्री, महमूद, ललिता पवार, इंद्रानी मुखर्जी, देविका, सुदेश कुमार, शोभा खोटे, अचला सचदेव, भारती मलवांकर, विपिन गुप्ता, पुष्पावली, इफ्तिकार, कन्हैया लाल, मनमोहन कृष्णा और जागीरदार जैसे कलाकार थे। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है हरीश चंद्र खन्ना के साथ, जिसका किरदार निभाया अशोक कुमार जी ने, जिनका दिल्ली में एक गाड़ियों का कारखाना है पर वो रहते हैं मेरठ। वो शुक्रवार को अपने घर मेरठ लौटते हैं और सोमवार को वापस दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। यानी वो 5 दिन तो दिल्ली रहते हैं अपने गाड़ियों के कारखाने के सिलसिले में, और बाकी के 2 दिन वो अपने घर वालों से मिलने के लिए मेरठ आ जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है और शुक्रवार का दिन है। अब हरीश चंद्र जी अपने घर आ रहे हैं मेरठ में उनकी बीवी माया यानी निरूपा रॉय और उनकी 7 बेटियां और एक बेटा रहते हैं। साथ ही साथ उनकी विधवा बहन भी वहीं रहती है, जिनका बेटा है जग्गू, जिसका किरदार निभाया है महमूद साहब ने। हरीश चंद्र जी की सबसे बड़ी बेटी कमला, जिसकी शादी एक गोपाल नाम के लड़के से हो चुकी है, परंतु वो फिर भी अपने मायके में ही रह रही है, क्योंकि गोपाल के पिताजी चाहते थे कि गोपाल शादी के बाद पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद ही कमला और गोपाल साथ में रहे। ये शर्त उन्होंने शादी के समय रखी थी, जिसे अभी तक निभाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि गोपाल की पढ़ाई पूरी होने में अभी 1 साल बचा है और कमला तब तक अपने मायके में ही रहेंगी। हरिश्चंद्र की दूसरी बेटी यानी इंद्रानी मुखर्जी, जो प्यार करती हैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर के साथ जिसका नाम है रविंद्र, और उनकी तीसरी बेटी यानी किरण, जिसका रोल निभाया है राजश्री ने, वो प्यार करती है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे यानी मोहन से। मोहन का किरदार निभाया है मनोज कुमार साहब ने। घर में एक तीसरा प्रेम प्रसंग भी चल रहा है, जो कि चल रहा है जग्गू और रेखा के बीच। जग्गू का किरदार निभाया है महमूद साहब ने और रेखा का किरदार निभाया है शोभा खोटे जी ने। मैं आपको बता दूं, फिल्म में जग्गू का किरदार काफ़ी यूनिक है। जग्गू कभी भी कुछ भी काम करने जाता है, उसमें हीरो बन के वापस आता है। मैं जैसे एक किस्सा आपको बताऊं फिल्म से जुड़ा, जिसमें एक सीन में जग्गू अपनी प्रेमिका को परेशान करने के लिए एक कुएं में छुप जाता है और उसी कुएं में एक चोर भी छुपा हुआ होता है। जग्गू उस चोर से अपनी जान बचा रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको लगता है कि जग्गू ने ही उस चोर को पकड़वाया है, जिससे जग्गू की काफ़ी वाहवाही होती है। हालांकि उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था, पर वो फिर भी वहाँ हीरो बन जाता है। तो फिल्म में आपको ऐसे कई सारे सीन मिलेंगे जिसमें जग्गू ना चाहते हुए भी सबकी तारीफ बटोर लेता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हरीश चंद्र जी अपने परिवार से मिलके सोमवार को दिल्ली लौट चुके हैं। उनके दिल्ली लौटने के बाद उनकी बीवी की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है और दिल्ली में हरीश चंद्र को भी इस चीज़ की जानकारी पहुंचा दी जाती है और वो वापस दिल्ली से मेरठ की ओर निकल पड़ते हैं। हरीश चंद्र जी जैसे ही अपने घर के गेट पे पहुंचते हैं, वहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर से, जो उनकी बीवी को ठीक से चेक कर चुके हैं और वो उनको बताते हैं कि मुबारक हो, आप फिर से बाप बनने वाले हैं। इस बात से हरीश चंद्र तो काफ़ी खुश होते हैं। हालांकि उनकी बीवी माया इस बात से इतनी खुश नहीं है, वो थोड़ी चिंतित है। लेकिन घर में काफ़ी खुशी का माहौल है।
समय गुजरता है और उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है। घर का माहौल काफ़ी अच्छा था, सब कुछ हंसी खुशी हो रहा था और घर में काफ़ी खुशियाँ थी। फिल्म आगे बढ़ती है और हरिश्चंद्र जी को अब पता चलता है कि उनकी बेटी कामनी अपने कॉलेज के प्रोफेसर रविंद्र से प्यार करती है और उनकी दूसरी बेटी किरण अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे मोहन यानी मनोज कुमार जी से प्यार करती है। और जैसे ही हरिश्चंद्र जी को इस बात की जानकारी होती है, वो कॉलेज के प्रिंसिपल और रविंद्र के पिता से मिलने जाते हैं और दोनों से रिश्ते की बात तय कर आते हैं। हरिश्चंद्र मोहन के पिता और रविंद्र के पिता दोनों को सगाई के लिए अपने घर बुलाते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि हरिश्चंद्र के घर में सारी तैयारियां हो चुकी है सगाई की, पूरा घर सजा दिया गया है और मोहन के पिता और रविंद्र के पिता दोनों आकर सोफे पे बैठते हैं और सगाई की रस्म शुरू होने का इंतज़ार करते हैं। तभी दरवाजे पे एक बच्चा दस्तक देता है, जहाँ से कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। बच्चा अपने पिताजी को ढूंढता हुआ उस घर पे पहुँचा है। तो माया उससे कहती है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो कहते हैं कि मैं हरिश्चंद्र को ढूंढ रहा हूँ। तो माया उनसे पूछती है कि वो तुम्हारे कौन लगते हैं? वो कहते हैं कि वो मेरे पिताजी है। ये सब सुन के माया एकदम चौंक जाती है। तभी हरिश्चंद्र की बहन भी उस बच्चे से पूछती है कि कहीं उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला हो इसलिए तुम उसे पिताजी करके बुला रहे हो। तो वो बच्चा बताता है कि ऐसा नहीं है, वो मेरे पिताजी ही हैं और मुझे कल स्कूल की फ़ीस भरनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, वही लेने के लिए मैं अपने पिताजी के पास आया हूँ। तो माया उस बच्चे से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो? तो वो बच्चा बताता है कि मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली में रहता हूँ और मैं पहले उनके कारखाने गया था, पर वहाँ से मुझे पता चला कि वो मेरठ में है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। तभी हरिश्चंद्र भी अपने घर पे पहुँच जाते हैं और माया उनसे पूछती है कि क्या ये बच्चा जो कह रहा है वो सच कह रहा है? तो हरिश्चंद्र उनको बताते हैं, हाँ ये बच्चा एकदम सच कह रहा है। हरिश्चंद्र उनको बताते हैं कि ये बच्चा उनका ही है, उनकी दूसरी बीवी से। तभी हरिश्चंद्र अपनी बीवी से बोलते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगा। चलो पहले बाहर चलते हैं, आज दोनों बेटियों की सगाई है और उनके होने वाले ससुर हमारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। हरिश्चंद्र जैसे ही बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि उनके दोनों बेटियों के होने वाले ससुर वहाँ से जा चुके हैं। हरिश्चंद्र अपने दिल्ली से आए हुए बेटे सुंदर को 300 रुपये दे के वापस दिल्ली जाने को कहते हैं। वह उससे कहते हैं कि इतने पैसे काफ़ी है या तुम्हें और चाहिए। इस बात से घर पे सब लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। माया उनसे बात करना बंद कर देती है और सभी बच्चे उनसे रूठ जाते हैं। फिर अगले दिन हरिश्चंद्र अपने होने वाले संबंधियों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। वो उनसे सगाई ना तोड़ने की विनती करते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं आपको अपना पूरा सच बताऊंगा, आप प्लीज़ एक बार मेरे घर पर आइए, हम वहीं पर सारी बातें कर लेंगे। हरिश्चंद्र वापस अपने घर पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि माया घर पर नहीं है। तो जग्गू उन्हें बताते हैं कि वो घर पर कैसे होगी, मैं ही तो उनको दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बिठा कर आया हूँ और वो दिल्ली गई हैं किसी से मिलने। तो हरिश्चंद्र समझ जाते हैं कि माया उनकी दूसरी बीवी से मिलने के लिए दिल्ली गई है। तभी अगले सीन में पता चलता है कि माया दिल्ली में एक घर पर पहुंची है जो हरिश्चंद्र का ही है, जहां उनकी दूसरे बीवी के बच्चे रहते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो बताती है कि मैं हरिश्चंद्र की बेटी हूँ और ये दोनों मेरे छोटे भाई बहन हैं। उनका चौथा भाई सुंदर, जो कि माया से पहले उनके घर पर मिल चुका है, वो उस समय घर पे नहीं होता है। वहाँ पे माया को पता चलता है कि हरिश्चंद्र की दूसरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। वो जैसे ही हरिश्चंद्र की दूसरी बीवी की फ़ोटो देखती है तो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद उन्हें वापस मेरठ लाया जाता है। उसी समय जब वो होश में आती है, उनके संबंधी भी वहाँ पहुँच जाते हैं
और हरीशचंद्र ये निर्णय लेते हैं कि मैं आज आप सभी को अपना पूरा सच बताना चाहता हूँ। तो हरीशचंद्र जी बताते हैं कि आज से 22 साल पहले उनके एक गुरु हुआ करते थे, जो उनकी बीवी माया के पिता थे। माया की एक छोटी बहन भी थी, राधा, जिससे वो प्यार करते थे। एक दिन उनके गुरु ने उनसे बोला कि तुम्हें रंगून में अगर इंजीनियर की नौकरी मिल रही है तो तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते। तो हरीश ने बोला, ठीक है गुरुजी, अगर आपको लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो उनके गुरु कहते हैं कि तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और उसे भी अपने साथ ले जाओ। गुरु की बात मानते हुए हरीशचंद्र ने इस बात पर हामी भर दी, क्योंकि वो उनकी बेटी और माया की बहन राधा से प्यार करते थे और उनको लगा कि उनके गुरुजी उनकी माया की छोटी बहन राधा की बात कर रहे हैं, जिससे वो प्यार करते हैं। हरीशचंद्र ये बात माया की छोटी बहन राधा को बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने हम दोनों की शादी का निर्णय लिया है। राधा को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो अपने पिताजी से पूछने के लिए जैसी घर आती है तो वह सुनती है कि माया और उसके पिताजी बात कर रहे हैं और उसके पिताजी माया को बताते हैं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता हरीशचंद्र के साथ तय कर दिया है। और जिस बात से माया काफ़ी खुश है, माया भी अपने पिताजी को बताती है कि वो मनी मन हरीश को बहुत पसंद करती थी और वह बहुत खुश है इस रिश्ते से। राधा ये सब सुन के काफ़ी मायूस हो जाती है और वो वापस हरीशचंद्र के पास जाती है और उससे वचन लेती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो उसकी बड़ी बहन माया से शादी कर ले। हरीशचंद्र पहले तो इनकार करते हैं पर बाद में राधा के कहने पर मान जाते हैं। हरीशचंद्र की बहन, जो कि अभी विधवा है और उनके साथ रहती है, वह उस समय अपने पति के साथ रंगून रहती थी। तो हरीशचंद्र माया से शादी करके रंगून चले जाते हैं। तभी रंगून में एक दिन जब हरीशचंद्र अपने फैक्ट्री में होता है तो उसकी बहन और उसकी बीवी और जग्गू, ये तीनों एक डांस शो देखने के लिए बाहर जाते हैं। तभी स्पीकर पे अनाउंसमेंट होनी शुरू होती है कि जापानी सेना ने रंगून पर हमला कर दिया है, आप सभी बंकर में चले जाइए। हमले की खबर सुनकर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। हरीशचंद्र तो उस हमले में बच जाता है, पर उसे पता चलता है कि जिस गली में उसका घर था, गली नंबर 16, उधर कोई भी नहीं बचा है। हरीशचंद्र को यह चीज़ मालूम नहीं थी कि उनकी बीवी और उनकी बहन का बेटा जग्गू उस समय एक डांस शो देखने के लिए बाहर गए थे और वह घर पर नहीं थे। हरीशचंद्र मायूस होकर रंगून से वापस भारत लौटता है और सीधा अपने ससुर जी के पास जाता है, जो कि उनके गुरु भी थे। वह दोनों काफ़ी मायूस होते हैं। तभी हरीशचंद्र के गुरु उन्हें कहते हैं कि उनको अपनी छोटी बेटी राधा की काफ़ी चिंता है। राधा ने शादी करने के लिए मना कर दिया और वो किसी से प्यार करती है और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बता रही हैं। तभी हरीशचंद्र राधा से बात करते हैं। बात करते करते उनके गुरुजी को पता चलता है कि राधा और हरीशचंद्र एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने अपने फैसले की वजह से हरीशचंद्र की शादी माया से करवा दी। अपने किए हुए फैसले से वह काफ़ी दुखी होते हैं और उसे सुधारने के लिए वो हरीशचंद्र से कहते हैं कि माया तो अब नहीं रही, तुम राधा से शादी कर लो ताकि मुझसे जो गलती हुई है वो सुधारी जा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि राधा और हरीशचंद्र की शादी हो जाती है। फिर एक दिन हरीशचंद्र जब अपने गुरुजी के पास होते हैं तो उनके पास एक टेलीग्राम आता है जो भेजा है उनकी बहन ने रंगून से, और वो उनको बताती है कि वो और माया एकदम ठीक है और भारत आ रहे हैं। ये सुन के हरीशचंद्र एकदम दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो राधा से भी शादी कर चुके हैं। उनके गुरुजी उनसे कहते हैं कि दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, तो तुम्हें दोनों को एक दूसरे से अलग रखना पड़ेगा और अपना घर गृहस्थी ऐसे ही चलानी पड़ेगी। उनके गुरुजी उनसे कहते हैं कि यदि किसी भी एक बहन को इस बारे में पता चला तो वो दूसरे की खुशी के लिए अपनी जान ले लेंगे।
ये सब सुनकर हरिश्चंद्र अपने गुरुजी को वचन देते हैं कि वो इस बारे में कभी किसी को पता नहीं चलने देंगे और दोनों बहनों को इस बारे में कोई खबर नहीं होने देंगे। हरिश्चंद्र की सच्चाई जानकर उनकी बीवी माया को काफ़ी दुख पहुंचता है और वह हरिश्चंद्र से क्षमा मांगती है। दूसरी ओर उनके संबंधी जो कि रिश्ता तोड़ के जा चुके थे, वह भी हरिश्चंद्र की सच्चाई जानकर काफ़ी दुखी महसूस करते हैं। हरिश्चंद्र की दोनों बेटियों का रिश्ता वापस से जुड़ जाता है और यहीं पर ये पिक्चर समाप्त हो जाती है। ये मूवी आप YouTube पर देख सकते हैं। ये मूवी आपको ईज़िली YouTube पर अवेलेबल मिल जाएगी। फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें ये हैं कि इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था नाज थिएटर बॉम्बे में, जो कि हुआ था 28 फरवरी 1963 में। फिल्म की कहानी और इसके संगीत को क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई करी थी और उस साल की काफ़ी मशहूर पिक्चरों में शुमार हुई। अवार्ड की बात करें तो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर रवि को उनके गाने जीवन जोत जले के लिए बेस्ट कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। साथ ही साथ म्यूज़िक डायरेक्टर रवि को इस मूवी के लिए स्वामी हरिदास अवार्ड भी दिया गया था। दूसरी ओर आशा भोसले को भी उनके गाने के लिए मियां तानसेन अवार्ड से नवाजा गया था। मैं आपको बता दूं 1963 में एक 544 गानों की सूची बनाई गई थी, जो गाने 77 फिल्मों से लिए गए थे, जिसमें जो पहले नंबर पे गाना आया था वो आया था जीवन जोत जले, जो कि इसी मूवी का था, जो उस साल 1963 का बेस्ट सॉन्ग माना गया। फिल्म के गाने की बात करें तो इसमें टोटल 9 गाने थे, जिसमें से पहला गाना था ज़रा देख सनम, जो गाया लता मंगेशकर जी ने। उनका दूसरा गाना था जाने तेरी नज़रों ने क्या कर दिया, जो गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म का तीसरा गाना आज मिली एक लड़की, जो गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म का चौथा गाना अगर संसार में औरत, जो गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म का पांचवा गाना है पायल खुल खुल जाए राम मोरी, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी ने। फिल्म का छठा गाना है जा जा रे जा दीवाने जा, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी ने। फिल्म का सातवां गाना है जीवन जोत जले, जो गाया है आशा भोसले ने, जिसके लिए उन्हें मियां तानसेन अवार्ड भी दिया गया। फिल्म का आठवां गाना है खिले हैं सखी आज फुलवा मन के, जो गाया है लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने। मैं आपको बता दूं ये तीनों सगी बहनें हैं। फिल्म का नौवां गाना है जो गाया है गीता दत्त ने, वो है डिंग डोंग डिंग लला। तो दोस्तों इसी के साथ ये रिव्यू यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप किसी और मूवी का रिव्यू जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस मूवी का रिव्यू ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।